हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट में। आज से हम एक नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 12th के फिज़िकल एजुकेशन के सभी चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। और ये जो हम चैप्टर्स कवर करेंगे वो अभी 2022-2023 में आए छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं, क्योंकि हम इसमें उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जो उनके सिलेबस में हैं। क्योंकि पिछली बार से कुछ जो टॉपिक्स हैं वो इस बार डिलीट हुए हैं, तो कुछ ऐड ऑन हुए हैं, तो उसी के साथ ही हम ध्यानपूर्वक सभी विषयों को कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, खेल आयोजनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आज हम किन किन विषयों का अध्ययन करने वाले हैं। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि अगर उनको फ़िज़िकल एजुकेशन में कोई डाउट हो तो उनका डाउट क्लियर हो सके। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। आज हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा खेल आयोजनों का कार्य। उसके बाद हम जानेंगे विभिन्न समितियां और उनकी जिम्मेदारियां। देन बात करेंगे हम फिक्सचर एंड इट्स प्रोसीजर। तो ये 3 टॉपिक्स रहने वाले हैं जिन पे आज हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है कार्य, खेल आयोजनों का कार्य है। ठीक है, तो हम जैसे कि सभी जानते हैं कि हमारे जो चैप्टर है उसका नाम है खेल आयोजनों का प्रबंधन। तो हमारा जो टॉपिक है और जो हमारा चैप्टर है वो पूरा प्रबंधन के इर्द गिर्द घूमता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रबंधन होता क्या है और उसका मतलब क्या होता है। प्रबंधन को एक संगठन के संचालन की योजना बनाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए और नियंत्रित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि प्रबंधन जो है, प्रबंधन को एक संगठन के संचालन यानी कि संगठन को चलाने की योजना बनाने के लिए, फिर योजना के बाद उसको व्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्थित करने के बाद उसको नियंत्रित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, ताकि लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने संगठन के अर्थ में लिया है कि संगठन को किस प्रकार से चलाया जाए, उसकी योजना बनाना, योजना बनाने के बाद उसको व्यवस्थित करना। ठीक है, योजना बन गई, अब हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर उसको, अब चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर लिया तो जिन जिन चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है उन लोगों को नियंत्रित करना, उन लोगों पे अपना कंट्रोल बनाना। तो नियंत्रित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, ताकि लक्ष्य को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि जब हम योजना बनाते हैं, फर्स्ट हम अगर किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, फिर उसको अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देन जिन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है उसको हम नियंत्रित यानी कि अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारे लक्ष्य हैं उनको हम कुशलता से प्राप्त कर सकते हैं और प्रभावी ढंग से भी, क्योंकि हम एक प्लानिंग के साथ चल रहे हैं और हम एक सिस्टमैटिक तरीके के साथ चल रहे हैं, और कंट्रोल जो है वो भी हमारे पास है। तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा, जो हमारे गोल्स हैं वो हम जल्दी अचीव कर पाएंगे और प्रभावी ढंग से अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया है एक साधारण अर्थ में प्रबंधन का मतलब। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की। यानी कि मैनेजमेंट तो हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट तो एक, मैंने आपको बताया था, एक साधारण अर्थ है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का मतलब होता है जो खेल से संबंधित हुए जो प्रबंधन होते हैं उनको हम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कहते हैं। यानी खेल से संबंधित जितने भी प्रबंधन होते हैं उसे हम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो खेल से संबंधित है, वो स्पोर्ट्स से संबंधित है, जिसमें हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अपॉइंट और कंट्रोल एंड डायरेक्टिंग शामिल है। ठीक है, तो
स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से मतलब है कि जो खेल से संबंधित हुए जो प्रबंधन होते हैं हम उसको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कहते हैं, जिसमें हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अपॉइंट, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग शामिल है। अब हम इन पे जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अपॉइंट है, ये इन पे थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं कि इनका कार्य क्या होता है और ये बेसिकली होते क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खेल प्रबंधन के कार्य। ठीक है, खेल प्रबंधन के कार्य यानी कि फंक्शंस। खेल प्रबंधन के क्या क्या कार्य होते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स जो मैनेजमेंट है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या कार्य होते हैं। ऐसे तो नहीं ना वो सारी चीज़ों को एक साथ ही मैनेज कर लेता है। तो सबसे पहला इसमें आता है प्लानिंग। प्लानिंग यानी कि योजना। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज, यानी कि अगर मैं एक उदाहरण लेती हूँ, जैसे मान लीजिए आपको कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है अपने घर पे, तो सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे कि मुझे आप प्लानिंग करेंगे कि ठीक है इतने इतने लोग आएंगे, ऐसे से सीटिंग प्लान होना चाहिए, ऐसे से अरेंजमेंट होनी चाहिए, ऐसे से फूड सिस्टम होना चाहिए, ऐसे से जो भी आप एक इवेंट में यूज़ करते हैं आप पहले उसकी प्लानिंग कर लेते हैं, आप बजट भी बना लेते हैं, ये सारा प्लानिंग के अंतर्गत आ जाता है। आप फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज यानी कि अगर आपने पहले प्लानिंग कर ली कि अच्छा मेरा जो इतना बजट है, इतने लोग आने वाले हैं, यहाँ से आने वाले हैं, इतना खर्चा बैठ जाएगा, इतना टाइम लग जाएगा, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपने इन सभी को देखते हुए अपनी प्लानिंग बना ली। अब बात करते हैं आयोजन। आयोजन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग से मतलब है कि जिन जिन चीज़ों की आपको उस इवेंट में आवश्यकता है उन चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप खाने पीने के अरेंजमेंट करोगे तो उस चीज़ के लिए भी आप किसी को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, उन चीज़ों के अरेंजमेंट करेंगे, आप सिटिंग प्लान देखेंगे, आप देखेंगे कि कहीं अगर गर्मी का मौसम है तो दिक्कतें ना हो लोगों को, तो उसके अरेंजमेंट करेंगे। आप अगर दूर से लोगों को बुलाना है तो आप परिवहन मतलब कोई ट्रांसपोर्ट भेजेंगे, आप उसके अरेंजमेंट करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, तो वो आता है ऑर्गेनाइज के अंतर्गत। अब आपने ऑर्गेनाइज कर लिया तो उनको देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को उनको जो भी सही से कर सकता है। अगर आप स्पोर्टिंग अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो आप ट्रांसपोर्ट का किसी को तो नहीं दे देंगे, आप उसी को देंगे जो ट्रांसपोर्ट में बेटर होगा, बेटर नहीं या फिर जो स्किल्डफुल होगा उस एरिया में, तो आप उसी बंदे को चूज़ करेंगे। तो कर्मचारी, कर्मचारी यानी कि स्टाफिंग करना। अब आपने चीज़ों को प्लान भी कर लिया, ऑर्गेनाइज भी कर लिया, अब आप लोगों को स्टाफ करेंगे, यानी कि लोगों को अब आप अपॉइंट करेंगे अपने इवेंट को अच्छे से चलाने के लिए, अपने इवेंट को अच्छे से करने के लिए आप लोगों को अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट करने के बाद उन पे आप डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि जो लोग भी काम कर रहे हैं आप उनको डायरेक्शन दें। डायरेक्शन यानी कि आपको किस प्रकार से आपका काम करना है, आपको सही प्रकार से करना है, उनको मोटिवेट करना और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना ताकि वो अच्छे से अपने काम को कर सकें। ठीक है, अब आपने उनको डायरेक्शन भी दे दिया कि आपको ये काम करना है, आपको अपने गेस्ट हैं उनको लेके आना है, आपको सिटिंग प्लान अरेंज करनी है, आपको फूड का देखना है, आपको जितने भी लोग आएंगे आपको उनका अच्छे से वेलकम करना है। आपने उनको डायरेक्शंस दे दी। अब आती है बात कंट्रोलिंग की, जिसे हम हिंदी में नियंत्रित बोलते हैं। कंट्रोलिंग यानी कि आपने जिन जिन को जो काम दिया है उन पे आप अपना कंट्रोल रखें, आप उनको कंट्रोल कर सकें कि आपका जो काम है आप उनको सही प्रकार से करें। तो ये है हमारे कुछ खेल प्रबंधन के कार्य, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब हम इनको थोड़ा विस्तार से जानते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में योजना के बारे में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि योजना का अर्थ तथा उसके उद्देश्य बताएं। तो हम योजना के बारे में अब बात करते हैं। योजना बनाना यानी कि प्लानिंग। ठीक है, तो अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स में प्लानिंग का मतलब क्या होता है, हम साधारण तौर पर या सामान्य तौर पर प्लानिंग का अर्थ या योजना का अर्थ सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम एक योजना बनाते हैं ताकि हम भविष्य में अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर सकें, और ऐसी योजना बनाते हैं जिसमें हमारा अनुभव जो होता है वो शामिल होता है। ये तो हम एक सामान्य तौर पर जानते हैं। अब हम खेल में योजना किस प्रकार से काम करती है और उसका क्या रोल है उसमें हम बात करते हैं। खेल में योजना बनाने का अर्थ है भविष्य के लिए एक कार्यक्रम तैयार करना। ठीक है, यानी कि आप योजना बना रहे हैं, जैसे आपको कल कहीं जाना है,
अब आपके पास बहुत सारे काम हैं, आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, आपको अपने बैंक के काम भी करने हैं, आपको एक रिसेप्शन में भी जाना है, एंड वापस आके आपको अपना ऑफिस का काम भी करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो आपके कल के काम है, या फिर हम आज के ले लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप कल के लिए, आप कल का एग्जाम्पल लेते हैं जो मैंने आपको काम बताया। आप एक प्लान तैयार करेंगे कि मैं सुबह 7 बजे उठूँगी, देन उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आके जल्दी से अपना काम कंप्लीट करके मैं रिसेप्शन में जाऊंगी, वहाँ से फटाफट से फ्री होके मैं अपने ऑफिस के लिए चले जाऊंगी। ये क्या हो गया, आपने एक भविष्य के लिए कार्यक्रम तैयार कर लिया है कि मैंने आपको बताया सीक्वेंस वाइज कि मैं जल्दी सुबह उठ के ये कार्य करूँगी, फिर जल्दी से जल्दी मैं अपना काम ख़त्म करके रिसेप्शन से फ्री होके मैं अपने ऑफिस चली जाऊँगी। ये आपने एक कार्यक्रम तैयार किया जिससे पूर्व निर्धारित जो लक्ष्य हैं आप उनको प्राप्त कर सके। आपका लक्ष्य क्या था कि आप अपने ऑफिस में पहुंच सके टाइम से, तो आपने सभी इस काम सही से किए, और आपने जो पूर्व निर्धारित यानी कि जो आपने पहले अपना लक्ष्य निर्धारित किया था कि मैं टाइम से अपने ऑफिस पहुंच सकूं, तो आप उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। और उस लक्ष्य की प्राप्ति में आप क्या शामिल होगा, आपका पिछला अनुभव भी शामिल होगा। बिल्कुल, पिछला अनुभव आपका शामिल होगा इसमें। तो योजना का अर्थ मैंने आपको बताया कि खेल में योजना का मतलब है कि भविष्य के लिए कार्यक्रम तैयार करना। इसको एक और उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए कल आपका कोई टूर्नामेंट है, आपका कल टूर्नामेंट है, आज आपको सभी को बुलाया गया है और एक प्लानिंग तैयार की गई है। आपको बताया गया है कि ये लोग पहले बैटिंग करेंगे, देन फिर बॉलिंग करेंगे, फिर आपको चांस मिलेगा। ठीक है, ये पूरा कार्यक्रम तैयार कर दिया है कि शुरुआत से लेकर एंड तक ये लोग ऐसे कार्य करेंगे, और सबको अपनी अपनी जगह दे दी गई है कि आपको इस जगह पे रहना है, आपको ये काम संभालना है। इससे क्या होगा, इससे जो उनके पूर्व निर्धारित जो लक्ष्य है उनकी प्राप्ति होगी। लक्ष्य यानी कि उनको मैच जीतना है, ये उनका लक्ष्य होगा, तो इसकी प्राप्ति होगी। ये हमने योजना का अर्थ समझा। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू हर्रे, एक बहुत बड़े वो रहे हैं, उनके अनुसार हम देखते हैं योजना का मतलब क्या होता है। योजना व्यक्तित्व और खेल प्रदर्शन के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने और उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने में खिलाड़ी को योग्य बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, तो उनका मतलब, उनके अनुसार योजना जो है व्यक्तित्व और खेल प्रदर्शन के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने के लिए और उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने में खिलाड़ियों के लिए और खिलाड़ियों को योग्य बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि है। ये अकॉर्डिंग टू हर्रे है कि योजना जो है वो व्यक्तित्व और खेल प्रदर्शन का निरंतर विकास को सुनिश्चित करता है और उच्च प्रदर्शन को बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, योजना, ये हमने बात की योजना की। अब हमने योजना का अर्थ समझ लिया, अकॉर्डिंग टू हर्रे के अनुसार भी हमने योजना का अर्थ समझ लिया। अब योजना के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, यानी कि योजना के क्या उद्देश्य हैं या फिर लाभ जिसे हम बोल सकते हैं, अब चर्चा करते हैं उन पे। तो सबसे पहला जो योजना का उद्देश्य है वो है दबाव को कम करना। बिल्कुल, दबाव को, अब मैंने आपको बताया कि आप किसी भी चीज़ को करने से पहले अगर आप उसकी प्लानिंग करते हैं तो आपके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि आप वो जो दबाव, जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने चीज़ों को पहले ही मैनेज कर लिया है, आपको पता है कि किस प्रकार से कौन सी चीज़ करनी है। उदाहरण के तौर पर अगर हमने टूर्नामेंट का एग्जाम्पल दिया था, तो जब सभी खिलाड़ियों को पता होगा कि उनको कैसे बैटिंग करनी है, उनको कैसे बॉलिंग करनी है, उनको किस किस स्थान पे खड़ा होना है, कैसे रिएक्ट करना है, अपनी टीम के साथ कैसे रिएक्ट करना है, तो जब सारी चीज़ों को उनको पता होगा तो उनके अंदर प्रेशर तो आएगा ही नहीं। और जब प्रेशर नहीं आएगा तो क्या होगा, वो अच्छे से अब टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अपना बेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो दबाव को कम करना पहला उद्देश्य। उसके बाद तालमेल में वृद्धि। तो जब सभी जितने भी खिलाड़ी हैं उनको बता दिया जाएगा कि आपको इस स्थान पे रहना है, आपको ऐसे से काम करना है, तो उस समय क्या होगा, जितने भी जो प्लेयर्स होंगे उनके बीच क्या होगा, आपस में तालमेल बनेगा। तालमेल यानी कि उनको पता रहेगा कि हाँ, मुझे इसके साथ अपना कोऑर्डिनेशन बनाना है क्योंकि कल मुझे इसके साथ खेलना है, तो तालमेल में वृद्धि होती है। सेकंड, गलतियों की कम संभावना होती है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि अगर हम किसी भी कार्य को करने से पहले अगर हम उसकी प्लानिंग कर लेते हैं तो क्या होता है,
गलतियां जो होती हैं उसकी संभावना कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ ये गलती होनी थी, तो हम इसीलिए उसकी प्लानिंग करके उन गलतियों की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। तो योजना का उद्देश्य क्या होता है? गलतियों की संभावनाओं को कम करना। उसके बाद खेल प्रदर्शन में सुधार। मैंने आपको बताया था कि जब दबाव की कमी होगी किसी भी प्लेयर के अंदर, तो वो अपने प्रदर्शन में, खेल प्रदर्शन को और अच्छे तरीके से सुधार पाएगा। ठीक है, अगर उसमें कोई कमी है तो वो प्लानिंग करते समय ही आपको पता चल जाएगी या उस प्लेयर को पता चल जाएगी। जब उस प्लेयर को वो उसकी कमी पता चल जाएगी तो वो और अपनी परफॉर्मेंस में सुधार कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी कमी उसे पता होगी। उसके बाद दक्षता में वृद्धि। जब सभी लोग सही से कार्य करेंगे, प्रेशर नहीं होगा, तो दक्षता में वृद्धि तो अपने आप ही होगी। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लानिंग के कि दबाव को कम करना, तालमेल में वृद्धि, गलतियों की कम संभावना, खेल प्रदर्शन में सुधार, उसके बाद दक्षता में वृद्धि। अब हम बात करते हैं आयोजन। आयोजन को हम ऑर्गेनाइजिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपने पहले प्लानिंग भी कर ली है कि आपको कल क्या क्या करना है, या फिर अगर आपने कोई टूर्नामेंट की बात करते हैं, आपने प्लानिंग कर ली, यानी कि आपने अपनी टीम के साथ प्लान कर लिया कि हाँ, हम इस प्रकार से कल अपना खेल में प्रदर्शन देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है यह योजना के उद्देश्यों और कार्यान्वयन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गतिविधियों की पहचान करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके घर में कोई इवेंट है, ठीक है, या फिर स्पोर्टिंग इवेंट्स ले लो, तो कोई स्पोर्टिंग इवेंट है जो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है कि योजना के उद्देश्यों और कार्यान्वयन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गतिविधियों की पहचान करता है। तो आवश्यक गतिविधियाँ कौन सी होंगी स्पोर्टिंग इवेंट्स में? सबसे पहले जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनकी सिटिंग अरेंजमेंट करना, यानी कि जितने भी आप पहले तो एक स्टेडियम बुक करेंगे। ठीक है, स्टेडियम बुक करेंगे, देन फिर आप देखेंगे कि कितने लोग आने वाले हैं, आप उसके हिसाब से फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। आप सिटिंग प्लान देखेंगे, फिर आप रिफ़्रेशमेंट का देखेंगे, देन फिर आप देखेंगे कि जो सजावट हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि आपने देखा होगा ना, सजावट इन द सेंस कि थोड़ा बहुत तो लगना चाहिए कि कोई टूर्नामेंट है। और अगर टूर्नामेंट हो रहा है तो उसमें जो यूज़ करने वाले जो उपकरण हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनकी भी ज़रूरत होगी, तो उनको ऑर्गेनाइज करना। अगर लोग बाहर से आ रहे हैं, अगर जजेस बाहर से आ रहे हैं, तो उनको सही प्रकार से लेके आना स्टेडियम तक। और अगर कोई मौसम ख़राब है तो उस चीज़ की देखभाल करना। ठीक है, तो क्या है, ये सारी आवश्यक गतिविधियां हैं कि कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे हम स्टेडियम बुक करेंगे, सिटिंग प्लान, फूड अरेंजमेंट, और इसके बाद सिटिंग प्लान एंड जो भी आपका डेकोरेशन से संबंधित कार्य होगा, तो ये आपकी मेन गतिविधियां हैं। तो आवश्यक गतिविधियों की पहचान करना ही आयोजन है। समझ में आया आपको कि यह योजना के उद्देश्य और कार्यान्वयन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गतिविधियों की पहचान करना आयोजन कहलाता है। ये होगी आयोजन की बात, यानी कि आपने प्लानिंग कर ली, आपने आयोजन भी कर लिया। आयोजन यानी कि चीज़ों को आपने ऑर्गेनाइज भी कर दिया कि हाँ, इतने लोग आएंगे, हमने सबका सिटिंग प्लान भी कर दिया। अब इतने लोग आएंगे, हमने सबका फूड सिस्टम का भी देख लिया, हमने वेदर का भी देख लिया, हमने जजेस जो आएंगे उनके सिटिंग प्लान का, उनके रहने का, सारी चीज़ों का हमने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया, ये मेन गतिविधियाँ थी, यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं स्टाफिंग की। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपने सभी चीज़ों का आयोजन कर लिया है, आपने मेन जो गतिविधियाँ आपने उनको पहचान लिया है कि हाँ, ये गतिविधियाँ इस इवेंट में यूज़फुल होने वाली हैं या होंगी। फिर आप क्या करेंगे? आप अकेले तो एक काम को नहीं कर सकते हैं, आप स्टाफ नियुक्त करेंगे, आप कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे। स्टाफिंग यानी कि कर्मचारी। तो आप क्या करेंगे? आप कर्मचारियों को अपॉइंट करेंगे, उनको उनका काम बताएंगे, फिर उनको उनके काम के अकॉर्डिंग आप उनको रोज़गार देंगे। ठीक है, तो हम इसका अर्थ देखते हैं। स्टाफिंग सही नौकरी के लिए सर्वोत्तम संसाधन प्राप्त कराना है। स्टाफिंग का मतलब है सही नौकरी के लिए सर्वोत्तम संसाधन प्राप्त कराना है। जैसे मैंने आपको बताया था, स्पोर्टिंग इवेंट की हम बात कर रहे थे, तो उसमें फूड सिस्टम की अगर बात
करें तो फूड सिस्टम में जो बेस्ट होगा, यानी कि किसी शेफ़ को ही हम नियुक्त करेंगे, या किसी ऐसे शॉप को, या किसी ऐसी बेकरी को, या किसी ऐसे हम किसी रेस्टोरेंट को ऑर्डर देंगे जो अपने काम में बेटर होगा, जिसकी चीज़ें बेटर होंगी, ठीक है, जो अपने संसाधन में सर्वोत्तम संसाधन प्राप्त करा सकेगा हमें, ठीक है। तो स्टाफिंग सही नौकरी के लिए सर्वोत्तम संसाधन प्राप्त कराना है। प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उचित कौशल वाले उपयुक्त लोग कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित स्थानों और समय पर उपलब्ध हो। बिल्कुल, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें बोला है कि प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि उचित कौशल वाले उपयुक्त लोग कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित स्थान और समय पर उपलब्ध हों। अब मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई इवेंट पे फूड सिस्टम देखेंगे तो आप ऐसा तो नहीं होगा ना कि किसी भी आप राह चलते को पकड़ के आप उसको अपने इवेंट के फूड सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे। नहीं, आप उसी व्यक्ति को लेके आएंगे जो फूड सिस्टम में, या फिर अगर हम बात करें खाने पीने की, उसमें जो अच्छे से जिसका उचित कौशल होगा उस संदर्भ में, आप उसी को उस काम को सौंपेंगे। तो इसीलिए इसमें कहा गया कि उचित कौशल वाले उपयुक्त लोग कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित स्थान पर और समय पर उपलब्ध हो, ठीक है। तो अब जो भी काम होंगे, जैसे कि अगर आप स्पोर्टिंग इवेंट आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो अगर उसमें आपको करना है, जैसे स्पोर्टिंग इवेंट में बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, तो पहले प्लेयर्स को लाने के लिए आप ट्रांसपोर्ट भेजेंगे। आप किसी को भी तो नहीं बोल देंगे ना ट्रांसपोर्ट के लिए, आप उसी को बोलेंगे जिनका ट्रांसपोर्ट अच्छे होंगे, जो अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कराते होंगे, आप उन्हीं को अपॉइंट करेंगे। फिर उसके बाद सिटिंग प्लान आप उन्हीं को बोलेंगे, या डेकोरेशन के लिए आप उन्हीं को बोलेंगे जिनकी डेकोरेशन अच्छी होगी, जो डेकोरेशन में जिनका उचित कौशल होगा, और जो सही समय पे सही स्थान पर अपना काम कर सके और सही टाइम पे उपलब्ध भी हों। तो फिर उसके बाद आप सिटिंग प्लान का देखेंगे कि जिन जिन लोगों को बिठाना है, जितने लोग भी आएंगे या डेकोरेशन से संबंधित, उसी व्यक्ति को ये काम दिया जाए जिसके पास उचित कौशल हो, जो समय पर काम कर सके और जो उचित स्थान पर उपलब्ध हो। तो इसी के साथ जो काम जिसके लिए है, अगर हम साधारण भाषा में इसे बोले तो जो काम जिसके लिए है, यानी कि उचित कौशल जिसके पास है किसी भी काम को करने के लिए, उसी को वो काम सौंपना चाहिए ताकि वो समय पे कर सके, और ये देख के करना चाहिए कि वो समय पे कर सकता है या नहीं, वो उचित स्थान पर उपलब्ध हो पाएगा या फिर नहीं, ठीक है। तो स्टाफिंग का मतलब भी हमने समझ लिया कि स्टाफिंग का मतलब होता है सही नौकरी के लिए सर्वोत्तम संसाधन प्राप्त कराना और ऐसे लोगों की नियुक्ति करना जिनके पास उचित कौशल हो, जो समय पर उपलब्ध हो और उचित स्थानों पर उपलब्ध हो, ठीक है। इसी के साथ स्टाफिंग भी हो गया, यानी कि आपने प्लानिंग भी कर ली, आपने प्लान कर लिया कि कल इवेंट है, ठीक है, आपने ऑर्गेनाइज भी कर लिया चीज़ों को कि हाँ इतने इतने लोग आने वाले हैं, आपने वो उनकी जो मेन जो गतिविधियाँ थी, जो आवश्यक गतिविधियाँ थी, आपने उनका पता भी लगा लिया। अब आपने जब पता लगा लिया तो उन चीज़ों के लिए क्या किया, आपने स्टाफ नियुक्त किया कि हाँ भाई ये काम होना है, तो इसके लिए मैं एक स्टाफ नियुक्त कर लेता हूँ ताकि वो उन चीज़ों को सही प्रकार से कर सके, ठीक है। तो आपका प्लानिंग भी हो गया, ऑर्गेनाइजिंग भी हो गया और स्टाफिंग भी हो गया। अब हम बात करते हैं, जो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन। अब आप निर्देशन का मतलब है कि अब मैंने आपको बताया था कि आपने स्टाफ भी अपॉइंट कर लिया। अब आपको बताना भी तो पड़ेगा ना कि आपको ये काम करना है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, आपको उनको मोटिवेट करना है कि आप अच्छे से कर सकें, तो ये तो आपको करना पड़ेगा। तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देशन में कर्मचारियों को दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए नेतृत्व करना। नेतृत्व यानी कि लीडरशिप करना। अब आपने जो भी कार्य उन लोगों को दिया है, अब आप उसकी क्या करेंगे, आप उनकी लीडरशिप करेंगे, आप उनको एक लीडर की तरह आप उनको डायरेक्ट करेंगे, आप उनको डायरेक्शंस देंगे कि आपको ऐसे करने हैं, आपको मेहमान आएंगे तो आपको फटाफट से लेके आना है एंड उनकी देख रेख करनी है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको ये करना है,
अगर फूड के लिए अगर आपको कोई बुलाता है तो आपको ऐसे करना है, अगर आपको सिटिंग प्लान में कोई दिक्कत आती है तो आपको वहाँ देखना है, आप उनको डायरेक्शंस देंगे। ठीक है, तो नेतृत्व करना यानी कि लीडरशिप, फिर प्रोत्साहित करना शामिल है। तो निर्देशन में क्या होता है, निर्देशन में कर्मचारियों को दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए नेतृत्व करना और प्रोत्साहित करना शामिल है। ठीक है, आपको प्रोत्साहित भी करना है। उसके बाद एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना जो कर्मचारियों को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सके, यानी कि ये लीडर का एक काम है। वो लीडर वो सारी चीज़ों को लीडिंग तो कर रहा है एंड उनको अप्रिशिएट भी कर रहा है उनके काम के लिए कि आप बहुत सही से कर सकते हो एंड आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। उसके साथ साथ उसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जो कर्मचारियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकें। ठीक है, तो वो एक लीडर ही होता है जो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है जो जितने भी कर्मचारी होते हैं अपना बेस्ट दे सकें। ठीक है, और प्रेरणा और नेतृत्व दिशा के दो प्रमुख तत्व हैं, यानी कि प्रेरणा और जो नेतृत्व है वो क्या है, दिशा के दो प्रमुख तत्व है। दिशा यानी कि किसी को दिशा निर्देश देना कि आपको ये काम करनी है, आपको ऐसे से करना है और आपको ऐसा एनवायरनमेंट लीडर को क्रिएट करना है। और लीडर को एक ऐसा वो होना चाहिए कि लीडर को देख के लोगों के अंदर प्रेरणा हो कि हाँ वो इंस्पायर हो कि मैं इनके लिए काम करूं या मैं इनके लिए अच्छे से काम करूं और इनको अच्छा रिजल्ट दूं। ठीक है, तो डायरेक्टिंग भी हो गया। डायरेक्टिंग यानी कि लोगों को वो अच्छे से लोगों के लिए वो प्रेरणादायक हो सकें। ठीक है, तो हम डायरेक्टिंग भी हो गया, यानी कि कुल मिला के हमने प्लानिंग भी कर ली। प्लानिंग के बाद हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर लिया। ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने क्या किया था, स्टाफिंग भी कर ली। ठीक है, फिर हमने डायरेक्टिंग यानी कि हमने जितने भी कर्मचारी हैं जिन्हें हमने नियुक्त किया है, ठीक है, उनका हमने नेतृत्व कर लिया, उनको प्रोत्साहित भी कर लिया कि वो अपना काम सही प्रकार से करें। ठीक है, और एक हमने ऐसा एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर दिया कि वो अपने प्रदर्शन को और अच्छे तरीके से दे सकें। ठीक है, तो हमने डायरेक्टिंग यानी कि उनको डायरेक्शंस भी दे दिए कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है और ये चीज़ें आपको संभालनी है। तो हमारा प्लानिंग भी हो गया, ऑर्गेनाइजिंग भी हो गया, स्टाफिंग भी हो गया और डायरेक्टिंग भी हो गया। अब हमारा लास्ट बचता है डायरेक्टिंग के बाद, यानी कि आपने सबको दिशा निर्देश भी दे दिए। अब आपका लास्ट बचता है कंट्रोलिंग, जिसे नियंत्रण कहते हैं। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, आपने जैसे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जितने भी लोगों को आपने अपॉइंट किया है उनको सही प्रकार से उन पे अपना नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, तो हम इसका अर्थ देखते हैं। सबसे पहले नियंत्रण अपने लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक संगठन की प्रगति का आकलन करने की प्रक्रिया है। यानी कि नियंत्रण जो है वो अपने लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में संगठन की प्रगति का आकलन करने की प्रक्रिया है। इसमें एक योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और उस योजना से विचलन को ठीक करना शामिल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी लोग आपने अपॉइंट किए हैं उन पे आपको कंट्रोल रखना है कि जो जैसे मैं आपको बताया था कि आपने रिफ्रेशमेंट के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया है, आपको देखना है कि वो सही प्रकार से काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो रिफ्रेशमेंट टाइम से ला रहा है नहीं ला रहा, वो लोगों तक पहुंचा रहा है नहीं पहुंचा रहा। इसी प्रकार से जब आपने इक्विपमेंट हो गया या फिर किसी भी सिटिंग प्लान का आपने देखना है कि जितने भी गेस्ट आए हैं उन सभी के लिए वो सही से बैठ पा रहे हैं नहीं, यानी कि उनके लिए प्रॉपर स्पेस है, प्रॉपर सिटिंग प्लान है या नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो आप वो देखेंगे, उनको बताएंगे कि ये वो है, आप उसको ठीक करिए। तो निगरानी रखना, किसी भी योजना के कार्यान्वयन की निगरानी रखना और उस योजना में विचलन यानी कि जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसको ठीक करना शामिल है। ठीक है, तो हमने क्या क्या हो गया, हमारा प्लानिंग भी हो गया, ऑर्गेनाइजिंग भी हो गया, स्टाफिंग के बाद क्या, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग की हमने पहले कि हम एक स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज किया कि हमें किस स्टेडियम में करेंगे, फिरोजशाह कोटला, त्यागराज, छत्रसाल स्टेडियम, और उसमें मेन क्या क्या गतिविधि होगी आपने वो भी आइडेंटिफाई कर ली। अब आपने जो गतिविधियां आइडेंटिफाई की हैं आप उनके लिए स्टाफ को नियुक्त करेंगे।
क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में आप एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप अकेले तो नहीं हैंडल कर पाएंगे, तो आप स्टाफ ऑर्गेनाइज करेंगे। स्टाफ ऑर्गेनाइज करने के बाद आप उनको डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्शंस देंगे कि आपको ये काम करने हैं, ऐसे ऐसे करने हैं, टाइम पे करने हैं और सही प्रकार से करने हैं। डायरेक्शंस के बाद आप क्या करेंगे, उन पर कंट्रोल रखेंगे, जो भी योजना के कार्यान्वयन की उन पे निगरानी रखेंगे और उस योजना में होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये है हमारे प्रबंधन के कार्य, खेल प्रबंधन के कार्य। ये देखा जाए तो खेल प्रबंधन के ही कार्य हैं, लेकिन किसी भी, अगर हम प्रबंधन की बात करें, चाहे वो स्पोर्ट मैनेजमेंट हमने बात किया था, लेकिन किसी भी मैनेजमेंट की अगर आप बात करोगे तो उन सभी में एक्चुअली ये शामिल है। अब हमने फंक्शंस पे तो बात कर ली कि स्पोर्टिंग इवेंट्स के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वेरियस कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि विभिन्न समितियां और उनकी जिम्मेदारी। ठीक है, तो विभिन्न समितियों से क्या मतलब है, हम स्पोर्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और स्पोर्ट इवेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हर कोई भी इवेंट अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम अकेले तो उस चीज़ को नहीं ऑर्गेनाइज करते हैं, हम अकेले तो सारी चीज़ों को हैंडल नहीं करते हैं। हम उन चीज़ों को लोगों को अपॉइंट करते हैं कि आपको ये काम करना है। तो जिन लोगों को हम अपॉइंट कर रहे हैं उनको हम एक समिति का नाम दे देते हैं कि ये समिति है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं घर में, और अगर हम अपने गेस्ट को खाने पीने के उसको सिटिंग प्लान को, डेकोरेशन को, इन सारी चीज़ों को मेन एक्टिविटीज़ के अंतर्गत रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको हम डिवाइड कर देंगे अलग अलग कामों में कि अगर डेकोरेशन का काम है तो ये डेकोरेशन समिति संभालेगी, अगर ट्रांसपोर्ट का काम है तो ये परिवहन समिति संभालेगी, फूड का काम है तो ये फूड और आवास समिति संभालेगी। तो ऐसे करके हमने विभिन्न समितियां बना दी, और जब हमने समितियां बनाई तो उनकी जिम्मेदारी भी उन्हें बता दी कि आप ये जिम्मेदारी है, आप इसका अच्छे से निर्वाह करिए। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ समितियां होती है स्पोर्टिंग इवेंट्स में। तो जो समितियां होती हैं उनके कार्य के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं, आपको पता है कि प्रतियोगिता से पहले जो समितियां कार्य करती हैं उसमें आता है पहले आयोजन समिति, प्रचार समिति, आवास तथा खान पान समिति, सजावट समारोह समिति, यातायात समिति, उपकरण समिति और प्राथमिक चिकित्सा समिति। ये कुछ समितियां हैं जो प्रतियोगिता से पहले होती हैं। अब इनको हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि प्रत्येक समिति का क्या क्या कार्य होता है। सबसे पहला आता है हमारा आयोजन समिति। ठीक है, जिसे हम प्रबंधन समिति के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले खेल प्रतियोगिता के आयोजन तथा संचालन से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती है। तो आयोजन समिति, जिसे हम प्रबंधन समिति भी कहते हैं, ये जो होती है वो खेल प्रतियोगिता के आयोजन, मतलब खेल प्रतियोगिता को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाना है उसके आयोजन से लेकर संचालन से संबंधित, यानी आयोजन से लेकर संचालन तक भी जितनी भी गतिविधियां हैं उनके लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, यह एक माह पूर्व ही विभिन्न समितियों का गठन करती है। ये क्या करती है, किसी भी टूर्नामेंट, कोई भी टूर्नामेंट होना है तो उससे एक महीने पूर्व विभिन्न समितियों का गठन करती है और उनके कार्य उनको सुनिश्चित करवाती है। ठीक है, तो क्या है, जो आयोजन समिति है वो खेल प्रतियोगिता के आयोजनों का संचालन करती है और सभी गतिविधियों को सुनिश्चित करती है। उसके बाद आती है प्रचार समिति, यानी कि आयोजन भी हो गया। फिर बात करते हैं प्रचार समिति की। प्रचार समिति जो होती है वो किसी भी प्रतियोगिता से 3 से 4 हफ्ते पहले ही इस समिति का कार्य होता है कि प्रतियोगिता की तिथि
और प्रतियोगिता के स्थान के बारे में सूचना प्रसारित करना। आप सभी ने देखा होगा, कोई भी ऐसे आईपीएल हो रहा है या फिर कोई भी आपने ऐसा कोई टूर्नामेंट ले लीजिए, या फिर आईपीएल है, या फिर बहुत से ऐसे क्रिकेट के मैचेस होते हैं जो आपको बताते हैं, वो आपको टाइमिंग भी बताते हैं, आपको डे भी बताते हैं, एंड वो ये भी बताते हैं कि वो किस स्टेडियम में, कभी कभार को किस देश में होने वाले हैं। ठीक है, तो प्रचार समिति का क्या कार्य होता है कि किसी भी प्रतियोगिता से 3 से 4 हफ्ते पहले ही प्रतियोगिता की तिथि और उसके स्थान के बारे में सूचनाओं को प्रसारित करना। ठीक है, उसके बाद क्रय समिति। क्रय समिति से मतलब है कि जो भी प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए प्रतियोगिता में प्रयोग होने वाली जो वस्तुएं हैं उनको पहले से ही खरीदना और उनका निरीक्षण करना। क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी बारी कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स या फिर कोई भी आपको अगर मैच ध्यान में हो कि कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं वो सही नहीं होते, जो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो इसीलिए एक समिति क्रिएट की जाती है जिसको हम क्रय समिति बोलते हैं। क्रय समिति का काम क्या होता है कि जितने भी इक्विपमेंट प्रतियोगिता में प्रयोग होने वाले हैं उनको पहले से ही खरीद लेना और उनका निरीक्षण करना, ताकि प्रतियोगिता के समय किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आ सके और कोई इक्विपमेंट खराब ना हो सके। ठीक है, तो क्रय समिति का कार्य भी आपको पता चल गया कि वस्तु को खरीदना है एंड उसका निरीक्षण करना है। फिर आयोजन समिति, प्रचार समिति और क्रय समिति, ये 3 समितियां आपको स्पष्ट होंगी। अब हम बात करते हैं प्राथमिक चिकित्सा समिति की। प्राथमिक चिकित्सा समिति यानी कि फर्स्ट एड समिति क्या कमेटी। तो इसमें क्या होता है कि प्रतियोगिता के समय चोट लगने पर जिस सामान की आवश्यकता होती है उसकी व्यवस्था करना इसका कार्य है। बिल्कुल, अब आपने प्राथमिक चिकित्सा से समझ ही लिया कि इसका कार्य है कि प्रतियोगिता के समय किसी भी अगर प्रतियोगी को चोट लगती है या किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो उस समय जिस सामान की आवश्यकता होती है उसकी पहले से ही व्यवस्था करके रखना, ताकि जो पार्टिसिपेंट्स है या फिर जो प्रतिभागी है उसको जो चोट है उसकी ज़्यादा फैल ना पाए, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो पाए। ठीक है, तो काफ़ी बार आपने देखा भी होगा कि कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं, मुझे याद है जब हम स्टेडियम जाते थे तो वहाँ क्या होता था कि वहाँ जब बच्चे परेड करते थे तो उस समय इतनी ज़्यादा धूप होती थी कि बच्चे डिहाइड्रेशन के कारण ना गिर जाते थे। तो जैसे ही बच्चे गिरते थे उनको फटाफट से वाइट यूनिफॉर्म में पहन के ना कुछ लोग खड़े होते थे, उनको लिटा के ले जाते थे। ठीक है, तो प्राथमिक चिकित्सा समिति यानी कि आपको पता है कि ऐसा होना, तो आप पहले उन चीज़ों को अरेंज कर लीजिए, आप पहले ही उन चीज़ों की व्यवस्था कर लीजिए ताकि समय आने पर उनका उपयोग कर सकें। परिवहन समिति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो अपने घर के पास, अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है या फिर बड़ा नहीं तो कोई एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, तो उसको उनको लाने के लिए भी तो परिवहन ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो इसीलिए परिवहन समिति का कार्य होता है कि खिलाड़ियों को लाने के लिए वाहन की व्यवस्था करना इसका कार्य है। ठीक है, तो उसके बाद है भोजन और आवास समिति। भोजन आवास समिति भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी अगर टूर्नामेंट होता है, एक दिन का तो होता ही है, एक दिन का या फिर 2 या 3 दिन का, कम से कम तो 3 दिन का, उससे ज़्यादा भी कभी बार चल जाते हैं। तो उसमें यार भोजन यानी कि रिफ्रेशमेंट और आवास, रहने के लिए लोगों की व्यवस्था करना, ये एक समिति बना दी जाती है। उनको बोलते हैं कि आप अपना रिफ्रेशमेंट का देखेंगे और जितने भी पार्टिसिपेंट्स, जितने भी जजेस, जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण लोग होंगे टूर्नामेंट से संबंधित, उनको आपको एक आवास संबंधित जगह उपलब्ध करानी है जहाँ वे सुविधापूर्वक और सही से रह सकें। ठीक है, तो इस समिति का कार्य आपको उसके नाम से ही पता चल रहा है कि भोजन की व्यवस्था करना और प्रतियोगिता के लिए आए हुए जितने भी खिलाड़ी हैं और अन्य लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करना। यहाँ अन्य लोगों से तात्पर्य है कि जो जजेस होते हैं, जो कोचेस होते हैं, ठीक है, या फिर जो लोग भी और लोग भी किरदार निभाते हैं काफ़ी बार टूर्नामेंट में अपना, तो उन लोगों से तात्पर्य है कि भोजन की व्यवस्था करना, प्रतियोगिता के लिए आए हुए जितने भी खिलाड़ी हैं और जितने भी अन्य लोग हैं उनके अतिरिक्त उनके लिए आवास की व्यवस्था करना इस समिति का कार्य है। ठीक है, तो इसमें हमारी प्राथमिक चिकित्सा समिति, परिवहन समिति और भोजन और आवास समिति कंप्लीट होते हैं। अब हमारी बची है लाभ समिति, जो है
सजावट और समारोह समिति। कोई भी टूर्नामेंट जब हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं या कोई भी ऑर्गेनाइज़ करता है तो आपने देखा होगा ना उसको थोड़ा-सा मतलब स्टेडियम को या जहाँ पे भी वो ऑर्गेनाइज़ हो रहा है, जिस भी स्थान पे उसको थोड़ा सजाना होता है ताकि लगे कि हाँ, लोग भी थोड़ा-सा आकर्षित हो यार कि टूर्नामेंट हो रहा है, वो भी उनको भी मज़ा आए कि चलो देखते हैं चल के क्या कौन-सा टूर्नामेंट है, जो भी है। तो सजावट और समारोह समिति, इस समिति का कार्य है कि जिस स्थान पर प्रतियोगिता होनी है, उसकी सजावट करना। ठीक है, तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस समिति का कार्य क्या है कि जिस स्थान पर प्रतियोगिता होनी है उसकी सजावट करना। ये कुल समितियां हैं जो प्रतियोगिता से पहले होती हैं, यानी कि प्रतियोगिता से पहले आपने देखा होगा कि प्रतियोगिता से पहले आप आयोजन यानी कि ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। फिर उसके बाद प्रचार कि कब प्रतियोगिता होनी है, क्या डेट है उसका प्रचार करना। फिर आवास और खान पान समिति, जितने भी प्रतिभागी आ रहे हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, उनके आवास की व्यवस्था करना, सजावट करना जिस भी स्थान पर प्रतियोगिता होनी है। यातायात, जिसे हम परिवहन समिति भी बोलते हैं, कि खिलाड़ियों को लाना, फिर उनको सही से आवास प्रोवाइड कराना। दैन उपकरण, जिसे हम क्रय समिति भी कहते हैं, कि जितने भी इक्विपमेंट्स प्रयोग होने हैं उनको पहले से खरीद लेना और उनका निरीक्षण करना। देन प्राथमिक चिकित्सा समिति, अगर किसी भी विद्यार्थी को या किसी भी प्रतियोगी को अगर प्रतियोगिता के समय चोट लगती है तो उसके लिए जो सामान प्रयोग होना है उसकी पहले से व्यवस्था करना। ये है प्रतियोगिता से पहले वाली समितियाँ। अब हम बात करते हैं प्रतियोगिता के बाद भी कुछ समितियाँ होती हैं, ठीक है, उनका क्या कार्य है। अब हम बात करते हैं प्रतियोगिता के बाद की समितियाँ, जिसमें हमारी पहली है प्रचार समिति। यानी कि प्रचार समिति ऐसी है जो प्रतियोगिता से पहले भी रहती है और प्रतियोगिता के बाद में भी। तो प्रतियोगिता के बाद में प्रचार समिति का कार्य होता है कि प्रचार के जितने भी खर्चे हुए हैं, प्रचार में लगने वाले जितने भी खर्चे होते हैं उनकी जानकारी आयोजन समिति को देना या फिर प्रबंधन समिति को देना, ठीक है। प्रतियोगिता के बाद समिति का कार्य होता है। उसके बाद वित्तीय समिति। वित्तीय समिति का मतलब होता है कि प्रतियोगिता के कुल आय और व्यय का लेखा जोखा तैयार करके आयोजन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना। यानी कि प्रतियोगिता में जितना भी खर्चा हुआ है, जितना भी आय और जितना भी व्यय हुआ है, उनका एक लेखा जोखा तैयार करना और आयोजन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना, ठीक है। फिर परिवहन समिति। परिवहन समिति का कार्य होता है प्रतियोगिता के बाद कि जितना भी परिवहन में जो भी खर्चा आया है उसकी जानकारी आयोजन समिति को देना, ठीक है। उसके बाद क्रय समिति, जितने भी इक्विपमेंट खरीदे गए हैं उनका सबका बिल बना के आयोजन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना। उसके बाद भोजन और आवास समिति का कार्य होता है प्रतियोगिता के बाद कि जितने भी भोजन और आवास पर खर्चा हुआ है उन सबका एक बिल तैयार करना और आयोजन समिति है उसको सौंपना। पुरस्कार वितरण समिति। पुरस्कार वितरण समिति अलग है, क्यों? क्योंकि जितना भी आपने देखा होगा प्रतियोगिता जब समाप्त हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद जितने भी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन जब हो जाता है तो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है उसमें कितना खर्चा हुआ है, ठीक है, कौन कितने लोगों को प्राइज़ दिया गया है, इन सब की सारी जानकारी आयोजन समिति को देना। उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा समिति। यानी कि प्राथमिक चिकित्सा समिति से मतलब है कि प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित जितना भी खर्चा हुआ है उन सभी को कैलकुलेट करके आयोजन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना। तो जो ये प्रचार समिति, वित्तीय समिति, परिवहन समिति, क्रय समिति, भोजन और आवास समिति, पुरस्कार वितरण समिति और प्राथमिक चिकित्सा समिति, ये ऐसी समितियां हैं जो प्रतियोगिता के बाद भी अपना कार्य करती है, ठीक है। प्रतियोगिता समाप्त हुई उसके बाद इनका कार्य क्या है कि अपने अपने बिल्स को तैयार करना और आयोजन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहीं समाप्त होता है। और जिन जिन टॉपिक्स को मैंने अभी कराया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उन टॉपिक्स को मेरे लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप उन्हें रिवाइज़ करेंगे ताकि आप उन्हें लंबे समय तक याद रख पाएँ,
ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग था, आपको मैंने इसीलिए 2 टॉपिक ही कवर कराए हैं ताकि आप उनको ईज़िली याद रख पाएँ। और ये 2 जो टॉपिक मैंने कराए हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों से ही क्वेश्चन बनता है। मेरे टाइम में तो तीनों से आया था वैसे यार, फिक्सचर से भी आया था, फर्स्ट सेकंड टर्म जो था उसमें तो ऐसे आ गया था, लास्ट में फिक्सचर पूछा गया था, ठीक है। तो मैंने आपको योजना के बारे में बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ उसको अच्छे से तैयार करें। देन मैंने समितियों के बारे में बताया, आप समितियों का अच्छे से तैयार करें। और समिति का मुख्यतः या तो पहले पूछा जाता है या काफ़ी बार बाद में, ठीक है। ड्यूरिंग तो पूछ लेते हैं कभी कभार जब रेयरली होता है, बाकी तो पहले और बाद का पूछते हैं, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं जिनको मैंने अच्छे से कोशिश की है कि अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। एंड नॉकआउट जो फिक्सचर है आप मुझे बता दीजिए कि फिक्सचर को मुझे ड्रॉ करके समझाना चाहिए आपको, या फिर मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझा दूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।